हेलो गाइस, आज मैं पार्ट 2 ऑफ क्रोमेटोग्राफी में ले आया हूं आपके लिए टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में, जिसमें हम पढ़ेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बट उसको जानने से पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा या आप यहाँ पे आई कार्ड पे जाके भी उसको देख सकते हैं। पर क्रोमेटोग्राफी जरूर देखनी है उसको, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को जानने से पहले। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और चलते हैं अपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के साथ। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को जानने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि यार एक पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है जिसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, उसी का थोड़ा सा इलेबोरेटिव फॉर्म आ जाता है यार थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखेंगे, देखो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को जानने से पहले हल्की पेपर क्रोमेटोग्राफी को जानते हैं। देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा कि यार हमारे पास जो हमारे पास सैंपल आएगा उसको, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि यार एक हमारे पास स्टेशनरी फेस, बिकॉज क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास क्या है कि यार स्टेशनरी फेस होगा, मोबाइल फेस होगा और एक सैंपल होगा या एनालाइट होगा। इतनी बात तो समझ में आती है कि इन तीनों का तो कॉम्पोजिशन होना ही चाहिए किसी भी तरीके की क्रोमेटोग्राफी को स्टडी करने के लिए। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में अगर मैं देख लूं तो एक स्टेशनरी फेस होता है। स्टेशनरी फेस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हमारे पास एक सिंपल तरीके का पेपर जो कि हम बोल सकते हैं सोकिंग पेपर हो गया, मतलब हमारे पास। अब अगर हम बात कर लेते हैं मोबाइल फेस हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मोबाइल फेस वो जो कि सैंपल को कैरी आउट करेगा। तो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जहां पे हम सैंपल को लोड करा और फिर देन क्या होता है कि वो सैंपल रन करता है अलोंग विद द मोबाइल फेस और वो सेपरेट हो जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाता है। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट क्यों होता है? बिकॉज उसकी इंटरेक्शन डिफरेंट है विद द मोबाइल फेस और द हम बोल सकते हैं स्टेशनरी फेस। तो अब पेपर क्रोमेटोग्राफी से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे आते हुए तो हम देखेंगे कि यार पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास स्टेशनरी फेस था, लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास स्टेशनरी फेस भी लेना होता है हमें, एंड हमारे पास स्टेशनरी फेस एंड देन हमारे पास एक आता है हमारे पास यार मोबाइल फेस, जिसको हमने कैरियर भी पढ़ा था। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यार स्टेशनरी फेस इन केस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्या होता है कि पेपर ना यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एक थिन लेयर सिलिका की यूज कर रहे हैं। सिलिका की एक थिन लेयर कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, या तो एल्यूमिनियम बोर्ड पे उसको हम थिन प्लेटिंग कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं प्लास्टिक बोर्ड पे हम उसकी क्या कर रहे हैं, थिन प्लेटिंग कर रहे हैं। मेजरली हम मोस्ट ऑफ द केसेस में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं यार, स्टेशनरी फेस हम क्या लेते हैं, सिलिका की एक हम बोल सकते हैं जेल लेते हैं, सिलिका का जेल लेते हैं जो कि बहुत थिन फिल्म होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, थिन फिल्म होती है। और मोबाइल फेस की अगर मैं बात कर लूं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास सैंपल कैसा है, वो हम क्या कर सकते हैं यार, मोबाइल फेस ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्या है, वो सैंपल कैसा है। बेसिकली हम वाटर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो मैंने अपने क्रोमेटोग्राफी वाले वीडियो में भी बताया था कि स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस का नेचर जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। नेचर से मेरा क्या मतलब है कि यार स्टेशनरी फेस अगर हाइड्रोफोबिक है तो ये हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, और अगर ये हाइड्रोफिलिक है ऊपर वाला तो नीचे वाला हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। बिकॉज अगर डिफरेंट होंगे तभी तो वो रन करेगा, अगर सेम नेचर के हो गए तो इंटरेक्शन हो जाएगी और मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस पे चल नहीं पाएगा तो सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे सैंपल के कंपोनेंट्स। इतनी बात हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो हमारे पास यार क्या हो गया, नॉन पोलर मोबाइल फेस लेते हैं बेसिकली अपन। हाँ, क्या लेते हैं यार, नॉन पोलर मोबाइल फेस लेते हैं। इस वाली कंडीशन में मोबाइल फेस कैसा होता है यार, नॉन पोलर। बेसिकली नॉन पोलर मोबाइल फेस ले लिया बेसिकली हमने, और अगर नॉन पोलर मोबाइल फेस लिया है तो ऊपर कैसा लेंगे यार, हाइड्रोफिलिक लेंगे, दैट इज पोलर स्टेशनरी फेस लेंगे। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि यार हमने स्टेशनरी फेस की बात कर ली, मोबाइल फेस की बात कर ली, इतनी बात हमारे पास क्लियर होती है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक एस्पेक्ट आपको समझाऊं तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि यार थोड़ा सा डायग्रामेटिक एस्पेक्ट क्या है कि हमारे पास सच एज एक बीकर होता है। एक बीकर जैसे मान लेते हैं कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि यार मोबाइल फेस फिल्ड होता है जो कि हमारे पास सैंपल को कैरी करेगा, रन करवाएगा। दिस इज अ मोबाइल फेस है ये हमारे पास।
अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ये मोबाइल फेस है और हमारे पास मैंने आपको बताया कि यार सिलिका की एक थिन लेयर जेल होता है जिसको हम स्टेशनरी फेस की तरह यूज करते हैं। तो ना वो हमारे पास एक प्लेटिंग पे होता है, वो हमारे पास एक प्लेटिंग पे होता है, ध्यान से देखेंगे यार, वो हमारे पास एक प्लेटिंग पे होता है। प्लेटिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे पूरा एक सिलिका जेल का कोटिंग है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यार एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दैट इज हमने क्या करा कि यार जो सैंपल को रन कराने की जगह है इस प्लेट पे, जो स्टेशनरी फेस पे सैंपल को रन करवाने की जगह है, वो हमने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी कि यार हमें यहां से यहां तक चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि जो सैंपल की लोडिंग होगी वो पॉइंट ए, लाइन ए पे होगी, लाइन ए के सेंटर पे आप क्या करेंगे यार, सैंपल को डालेंगे, सैंपल को डालेंगे लाइन ए पे। और फिर ये धीरे धीरे क्या होगा यार, मोबाइल फेस की यूज से या मोबाइल फेस की सहायता से तो ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, असेंड करेगा। तो हमारे पास ये बी लाइन, हम क्या करेंगे यार, बी लाइन तक सैंपल को रन करवाएंगे, बी लाइन को सैंपल तक रन करवाएंगे। इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की अगर मैं बात, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जो स्टेशनरी फेस है उसकी मैं बात कर लूं तो हम एंड तक क्यों नहीं करवा रहे कि यार एंड तक चला जाएगा तो मतलब क्या होता है कि हिंड्रेंस आती है रिजल्ट्स को हमें क्या करने में, स्टडी करने में। इतनी बात समझ में आती है। तो हम थोड़ा सा क्या है, मार्जिन थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं, मार्जिन क्या है हमारे पास यार, थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं। तो अगर मैं बात कर लूं यार, इस बी लाइन तक हम क्या कर रहे हैं, सैंपल को रन करवा रहे हैं, इस बी लाइन तक हम सैंपल को क्या कर रहे हैं, रन करवा रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये हमारे पास एंड पॉइंट हो गया। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। इस स्टेशनरी फेस के जो प्लेट है, स्टेशनरी फेस की जो प्लेट है, इस मोबाइल फेस में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, इस मोबाइल फेस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस मोबाइल फेस में जब आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे पास लाइन ए है, लाइन ए है, वो हल्की सी मोबाइल फेस से अगर मैं बात करता हूं, मोबाइल फेस से अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास क्या होती है, मोबाइल फेस से थोड़ी सी ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे सैंपल लोडिंग करनी है और अगर हम बात करें कि यार ये लाइन ही अगर मोबाइल फेस में चली जाएगी, डूब जाएगी, तो हमारे पास जो सैंपल है वो भी खराब हो जाएगा, दिक्कत वाली बात हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो हमारे पास अगर बात करते हैं कि यार इसमें ना क्या है, कैपिलरी एक्शन लगेगा। कैपिलरी एक्शन मतलब समझेंगे कि इस वाले ट्यूब में अगर पानी ऊपर चढ़ रहा है, दिस इज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। जस्ट लाइक कि इस स्टेशनरी फेस में ये मोबाइल फेस ऊपर की तरफ चढ़ेगा बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे धीरे धीरे अगर कैपिलरी एक्शन से जो मोबाइल फेस है वो ऊपर चढ़ रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते कि यार जो लाइन ए में हमने सैंपल डाला ना वो सीधा पानी में ही डुबो दे। उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो सैंपल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो हमेशा क्या होगा कि जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है वो मोबाइल फेस से थोड़ा सा ऊपर रखना है, हमें क्लियर रखनी इतनी बात। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंपल तरीके से, तो आगे हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो क्या चीज कैसे होगी वो हम देखेंगे ध्यान से। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि इस पर्टिकुलर सैंपल में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, इस पर्टिकुलर सैंपल में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्या होगा कि 2 से 3 कंपोनेंट है, मान लो 2 से 3 कंपोनेंट हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार डिफरेंट क्राइटेरियाज पे सेपरेट आउट हो गए। एक्चुअली में क्या होता है कि एक्चुअली में ये होता है कि भाई जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सैंपल के, उनकी डिफरेंट एफिनिटी होती है, उनकी डिफरेंट एफिनिटी होती है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मैंने एक सैंपल ले लिया S, जिसकी हमारे पास ये सैंपल जो है मैंने यहाँ पे लोड किया है, दैट इज अ सैंपल S, और इसकी जो कंपोनेंट हैं हमारे पास वो है P, Q और R। P, Q और R अगर मैं बात मानूं तो ये हमारे पास सैंपल आ गए। तो मैं बात करता हूं कि यार जिस कंपोनेंट की स्टेशनरी फेस पे रुकने की पावर या रुकने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो मोबाइल फेस के साथ कम ट्रेवल करेगा। ध्यान देंगे भाई बात को, जिसकी टेंडेंसी स्टेशनरी फेस पे रुकने की ज्यादा है वो हमारे पास क्या होगा, मोबाइल फेस के साथ कम ट्रेवल करेगा। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास अगर मैं मान लेता हूं यार स्टेशनरी फेस पे रुकने की टेंडेंसी ना सबसे ज्यादा P की है, फिर Q की है एंड देन R की है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यार सबसे पहले जब मोबाइल फेस रन करेगा तो सबसे आगे कौन रहेगा, R रहेगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात हमारे पास क्या होनी चाहिए यार, क्लियर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि यार R सबसे आगे रहेगा तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यार स्पॉट्स बना लेते हैं, जस्ट लाइक ये और ये।
तो यहाँ पे 3 स्पॉट्स आ गए विच इज इन द ऑर्डर की हमारे पास क्या है, P, Q और R है। P, Q और R। सबसे पीछे कौन रहेगा, P रहेगा, बिकॉज इसकी टेंडेंसी टू रिटेन ऑन द स्टेशनरी फेस वो सबसे ज्यादा, इतनी बात ध्यान रखेंगे। ये बात समझ में आती है कि भाई सेपरेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसकी एफिनिटी डिफरेंट है, उसकी एफिनिटी डिफरेंट है टुवर्ड्स द रिटेनमेंट ऑन द, हम बोल सकते हैं स्टेशनरी फेस। जितनी ज्यादा रिटेन होने की शक्ति, उतना ज्यादा कम फ्लो मोबाइल फेस के साथ, और उतनी पीछे रहेगा वो कंपोनेंट, उतना पीछे रहेगा वो कंपोनेंट। इतनी बात हमारे पास क्लियर होनी चाहिए यार, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे, बेसिकली हमारे पास ये जो क्या कहते हैं सैंपल लोडिंग होती है, वो नीचे से हम 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर करते हैं। 1.5 सेंटीमीटर मतलब ये जो एरिया है, लेंथ है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, अब क्या होगा कि यार एक्चुअली में हमें क्या करना पड़ता है ना, तो देखना पड़ता है, रेगुलर चेकमेंट करना पड़ता है कि यार क्या ये लिक्विड फेस इस बी लाइन तक पहुंच गया। जैसे ही ये लिक्विड फेस इस बी लाइन तक पहुंच जाता है तो 10 सैंपल, अगर हम यहाँ से ऊपर से कवर होता है, ये बीकर क्या होता है, ऊपर से कवर होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब बी लाइन पे ये पहुंच जाएगा, कौन, ये जो मोबाइल फेस है अपना, क्या है, मोबाइल फेस जो है हमारे पास, अगर ये पहुंच गया बी लाइन पे, तो हमें इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को रोकना पड़ता है। बिकॉज हमने क्या बात पढ़ी थी कि यार बी लाइन तक ही अपने क्या करेंगे, इस सैंपल को रन करवाएंगे। इतनी बात हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे ही बी लाइन पे हमारे पास पहुंचा, तो हम यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या बोल रहे हैं कि हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को रोक दिया। देन वी विल टेक आउट दिस, हम बोल सकते हैं स्लैब जो है हमारे पास निकालेंगे, जो स्टेशनरी फेस है उसको निकालेंगे, एंड उसको हम ड्राई करेंगे। अब ड्राई करने के बाद हमारे पास कोई एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पूछता है कि यार हमारे पास जो सैंपल है ना, उसके जो हमारे पास कंपोनेंट्स सेपरेट आउट हुए हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि यार कलर है तो हम पता लगा रहे हैं, इतनी बात हमारे पास समझ में आनी चाहिए। अब कलर नहीं है तो हम पता कैसे लगाएंगे तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो हमारे पास सैंपल की जो प्लेट है स्टेशनरी फेस है, तो इसमें ना हमारे पास सिलिका तो है, सिलिका की तो समझ में आती है चीज़ है कि यार सिलिका है हमारे पास, इसमें हमारे पास ZnS भी होता है, दैट इज जिंक सल्फाइड। पूरी प्लेट में हमारे पास क्या है यार, ZnS होता है, जिंक सल्फाइड होता है। अभी जिंक सल्फाइड का क्या काम है यार, जिंक सल्फाइड एक फॉस्फोर कंपाउंड है, जो कि मतलब हम बोल सकते हैं फॉस्फोरेसेंट देगा। इससे क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गई और सैंपल के एलिमेंट्स सेपरेट आउट हो गए, तो उसको हमें देखना भी तो है, विजुअलाइज भी तो करना है। अब विजुअलाइज करने का काम ये करता है ZnS। क्या होगा, जब हम इस सैंपल की प्लेट को जब हम ड्राई कर लेंगे एंड जब हम इसको एक्सपोज करेंगे यूवी लाइट में एक्सपोज करेंगे, तो ये जो ZnS है ना, ये ZnS क्या करेगा, फॉस्फोरेसेंट दिखाएगा, पूरी प्लेट में लाइट प्रोड्यूस होगी, समझ रहे हो, फॉस्फोरेसेंट होगी। पर एक्चुअली में क्या होगा कि यहाँ पे A लाइन थी, यहाँ पे B लाइन थी, पर जहां हमारे पास सैंपल थे ना, ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि जहां हमारे पास सैंपल थे, वहां पे प्रेजेंट ZnS रिप्लेस हो गया, किससे, इन वाले एलिमेंट से, इन वाले कॉम्पोजिशन से, किनसे, इस सैंपल के जो कंपोनेंट्स थे P, Q, R, वो रिप्लेस कर देंगे किसको, यहां पे इस पोजीशन पे प्रेजेंट ZnS से। तो इतनी बात क्लियर होगी। तो अगर वहां पे ZnS नहीं है, तो जब यूवी लाइट पड़ेगी ना, तो पूरी प्लेट पे तो है लाइट, पर जहां सैंपल है ना, वहां पे डार्क स्पॉट्स दिखेंगे। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। क्यों दिखेंगे, कोई पूछ ले, क्योंकि वहां पे ZnS नहीं है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो एक एग्रीगेट में अगर मैं आपको समराइज करूं कि हाउ कैन वी विजुअलाइज द सैंपल दैट वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कि यार थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, सिंपली जो निकाली प्लेट उसको हमने ड्राई करा, और ड्राई करने के बाद मैंने आपको बताया था कि सिलिका में हमारे पास ZnS भी होता है, जो कि एक फॉस्फोरेसेंट वाला कंपाउंड है, वो फॉस्फोरेसेंट दिखाएगा। और अगर मैं बात करता हूं तो यूवी लाइट से जब आप उसको क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे, तो यहाँ पे पूरी प्लेट में लाइट दिखाई देगी, बट जहां पे हमारे पास सैंपल हैं वहां पे हमें ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देंगे, डार्क स्पॉट्स दिखाई देंगे। क्यों, रीजन क्या है, वहां के प्रेजेंट ZnS को रिप्लेस कर चुका है कौन, जो एलिमेंट्स हमारे पास सेपरेट आउट हुए हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास क्या होता है
ये जो ये हमारे पास सेपरेशन हुई है ना, ये हमारे पास सर्कुलर सेपरेशंस होती हैं। जो स्पॉट्स मिलेंगे वो हमारे पास सर्कुलर स्पॉट्स मिलेंगे, जो हमारे पास स्पॉट्स मिलेंगे वो हमारे पास सर्कुलर स्पॉट्स मिलेंगे। अब मैं इसको मिटा के थोड़ा सा इस प्लेट को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये प्लेट थी जिसमें ए लाइन ये है, बी लाइन ये है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ सैंपल्स थे ऐसे, दैट इज पी, क्यू और आर, ये बात समझ में आती। अब ना हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जब हमें स्पॉट्स दिख रहे हैं तो हमने पेंसिल से उसे मार्क कर लिया कि यार ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। दैट इज उनका क्या होता है, कलर कई बार फेड हो जाता है। थोड़ी टाइम बाद क्या होगा कि जो डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं वो फेड आउट हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करते हैं यार, जब हमें दिखे तो उस टाइम हमने क्या करा, सिंपल तरीके से कि हमने उसे मार्क कर लिया। इतनी बात हमारे पास क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। अब ना यार हमारे पास एक आता है रिटेंशन फैक्टर, एक आता है हमारे पास रिटेंशन फैक्टर। मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी वाले वीडियो में भी बताया कि व्हाट इज रिटेंशन फैक्टर। इसमें भी हम रिटेंशन फैक्टर निकालते हैं। कैसे? यार डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, हम बोल सकते हैं क्या, एलिमेंट। एक एलिमेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, दैट इज मोबाइल फेस, ट्रेवल्ड बाय मोबाइल फेस। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एलिमेंट, जो कंपोनेंट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोबाइल फेस। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि यहां से पूरा मोबाइल फेस चलता है यहां तक चला, बट मोबाइल फेस के रिस्पेक्ट में पी तो इतना ही चला, क्यों इतना ही चला, एंड देन हमारे पास क्या होगा कि आर जो है वो ज्यादा चलेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल सी कि रिटेंशन फैक्टर दैट इज हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एलिमेंट, पी कितना चला अपॉन में सॉल्वेंट कितना चला, दैट इज मोबाइल फेस कितना चला। दिस विल बी द क्राइटेरिया। हम रिटेंशन फैक्टर भी निकाल सकते हैं, इतनी बात हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। अगर हम यहां पे बात कर लें कि हमारे पास एक तरीका होता है, अब कोई पूछेगा कि यार थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस देता है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस देता है? यार ये ना हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस देता है कि हमारे पास सैंपल में एलिमेंट्स की जो कंपोनेंट्स हैं उसकी कितनी कंसंट्रेशन है वो हम निकाल सकते हैं यार थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास एक नोन, अब हमने क्या करा कि यार नोन कंसंट्रेशन का वो सैंपल ले लिया, सेम क्या कहते हैं स्टेशनरी फेस और सेम मोबाइल फेस में उस नॉन कंसंट्रेशन वाले सैंपल को रन करवाया और उसका एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। देन हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन वाला जो सैंपल आया है उसको हमने रन करवाया एंड देन वी कैन कंपेयर दोस टू ग्राफ्स और वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट, हम बोल सकते हैं क्या, कंसंट्रेशन। तो दिस इज द क्राइटेरिया कि हमारे पास स्टैंडर्ड वाला भी है और हमारे पास अननोन वाला भी है। तो देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं कि यार ये चीजें हैं, इससे हम कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। कोई पूछे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में थिन लेयर क्या डिफाइन कर रहा है कि यार हमारे पास सिलिका जेल जो होती है वो सिंपल तरीके से अगर हम बात करें बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वहीं से आया है। क्यों रीजन, अगर मोटी सिलिका जेल लेंगे तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो बहुत ऊपर तक नहीं चढ़ पाएगा, फ्लो उसका रुक जाएगा। तो इतनी बात हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में इतना ही था। तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज क्लास एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आपको समझ में आया होगा, मुझे ये उम्मीद है। तो अगले लेक्चर में मैं आपके पास साथ लेके आऊंगा अनदर टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी लेके आऊंगा।